खातिन हजरात, ईरान की जो सूरत हाल है, हर इंसान चाहे पाकिस्तानी हो चाहे मुसलमान हो, पूरी दुनिया इस पर फिक्रमंद है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। इसके ऊपर एक्सपर्ट एनालिसिस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी कोशिश है। वैसे तो मैं पॉडकास्ट आपके लिए डिफरेंट स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज के लेके सामने आती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा है कि क्योंकि ईरान हमारे दिल की धड़कन है और जो पूरी दुनिया में क्योस है, हर इंसान ये समझता है कि आगे डिस्ट्रक्शन है। चाहे वो दजाल की बात हो, इमाम मेहदी की बात हो, लोगों का जो एम्फोसिस है कि वो आने वाले वक्त में क्या होगा। खास तौर पे जब मैं न्यूज़ पढ़ी थी कि खलीजी रियासतों में ये कहा जा रहा है लोगों को कि वो वहां से इनखला करें और वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, तो सवाल ये उठता है कि बहुत से पाकिस्तानी या मुसलमान या दूसरे ममालिक के लोग भी जो इन रियासतों में मौजूद हैं, क्या उनका सर्वाइवल दुरुस्त है? नहीं। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट जो हम सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया है, वो ये है कि क्या प्रिडिक्शन मार्केट में न्यूक्लियर वॉर होने जा रही है, नहीं होने जा रही। आज के जो मेरे गेस्ट हैं इंतहाई मोहतरम। आई एम मीटिंग हिम, आई एम इंटरव्यूइंग हिम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड एक्चुअली स्पीकिंग टू हिम आफ्टर यू कैन से 10 to 12 years. So let me just welcome him, Usman Shahid Sahab. He's IR expert. Assalamu alaikum, Usman. वालेकुम सलाम फातिमा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। It's a pleasure to have you on my channel. And मैं आपके पॉडकास्ट देखती हूँ, you're doing amazing job. बड़ी नवाजिश। अच्छा उस्मान, ईरान की जो सूरत हाल है, आप हमें एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि जो ईरान के 3 प्रोमिनेंट लीडर्स, जिनमें हम्म। अली लारिजानी साहब, इस्माइल खतीब और गुलाम रजा सलमानी साहब, ये शहीद हो गए हैं। लेकिन जो मुझे एक चीज़ जो उनकी बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ जो उनकी पॉलिटिकल फिगर्स का कहना है, और वो लगी है कि वो ये कहते हैं कि अगर एक शख्सियत एलिमिनेट हो जाती है, शहीद हो जाती है, तो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है कि वो हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और हमारे एम और विजन को अफेक्ट नहीं करती। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो यके बाद दीगरे 3 जो अहम शख्सियात हैं ईरानी, जो इनकी जो शहादत हुई है, वो कैसे ईरान के इस वॉर को इफेक्ट कर रही हैं? जी डेफिनेटली ईरान का ये हमेशा से फलसफा रहा है कि वो डिसेंट्रलाइज्ड जो है ना, वो पावर स्ट्रक्चर के ऊपर बिलीव करते हैं, क्योंकि उनके पास जो सिमेट्रिकल पावर नहीं है। उन्हें पता है एयर पावर हमारी जो है वो बड़ी वीक है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने 12 जून को देखा कि जब पहली स्ट्राइक लॉन्च हुई तो उन्होंने पासदारान इनकलाब की जो टॉप टियर है उसे एलिमिनेट कर दिया। लेकिन ईरान हमेशा मेक श्योर करता है कि सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी जो है वो इंटैक्ट रहे। अभी भी जो आपने बात की, लेस देन 24 आवर उन्होंने की फिगर्स, पर्टिकुलरली अली लारजानी जो डी फैक्टो लीडर हैं और पॉलिटिक्स का लिंच पिन तस्वुर किए जाते हैं, जिस तरीके से उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया। तकरीबन 48 घंटे पहले वो ईरानी सड़कों के ऊपर थे। योम अल कुद्स रैली के अंदर पूरी दुनिया के अंदर उनकी पिक्चर जो है वो कवर की गई है, जिससे उन्होंने एक डिफाइंस टोन के अंदर एक सिंबलिज्म जाहिर किया कि ईरानी कौम और ईरानी रियासत और जो गवर्नमेंट है वो मुकम्मल तौर पे कंसोलिडेट करते हैं, मुकम्मल इंटैक्ट है, उनके अंदर कोई डिवीजन नहीं है। लेकिन उसके ठीक 48 घंटों के बाद उनका इस तरीके से शहीद किया जाना, मुझे लगता है इंटेलिजेंस फेलियर अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन नो डाउट एक ऐसा लीडर जो कि आयतुल्ला अली खामनाई के बाद ब्रेन तस्वुर किया जाता था वहाँ का, जिसे बड़ा हकीकत पसंदाना लीडर, और एक ऐसा लीडर, याद रखें फातिमा, ये पीएचडी डॉक्टर थे। इन्होंने ओके, पीएचडी हाँ। वेस्टर्न फिलोसफी में की थी, मैनुअल कांट के ऊपर इनकी बुक्स है। और ये चारों भाई जो हैं, आप देख लें कि उन डिसीजन मेकिंग का जो स्ट्रक्चर है उसमें इनके, ना सिर्फ ये, अगर मैं टाइम है तो मैं थोड़ा सा इसके जी ऊपर भी प्लीज प्लीज अपना बताइए। लाइट जो है ना वो शेड करना इसके ऊपर भी रोशनी डालना चाहता हूँ कि 1957 में ये नजफ़ अशरफ में पैदा हुए और वहाँ से 1961 में वापस आ गए थे। ये चारों भाई सादिक जो थे वो मजलिस खबरगान और गार्डियन कौंसिल के अंदर रहे। उसके अलावा जवाद, इनके जो भाई हैं, वो इस वक्त साइंसी तहकीकी इदारे में डायरेक्टर हैं। डॉक्टर बाकर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर एक इदारे को लीड करते हैं। उसके अलावा जो इनके भाई हैं फाजल, वो इस्लामी आज़ाद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं। और ये खुद जो है आयतुल्ला अली खामनाई के बड़े करीब तस्वुर किए जाते थे। और ये तक इंडिकेशन थी कि आयतुल्ला ने हमले से कबल अपने सारे इख्तियारात जो थे वो इनको जो सुपुर्द इनके हवाले कर दिए थे, डेलीगेट कर दी थी पावर इन्हें, ताकि वहाँ के ऊपर जो भी मामलात हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये समझते हैं वेस्ट को, और जिस तरीके से मुज़ाकरात की टीम का पिछले 25 साल से हिस्सा, 2005 से 7 तक ये चीफ नेगोशिएटर थे यूरोप के साथ मुज़ाकरात के हवाले से। जो जेसीपीओ 2015 में हसन रूहानी की गवर्नमेंट में साइन किया गया, उसके अंदर भी ये शामिल थे। और अभी जो जिनीवा में चौथा मुज़ाकराती दौर जारी था उसके अंदर भी ये उसका भी हिस्सा थे। तो 28
फरवरी को जंग शुरू होती है। अली शाह महानी जो चीफ नेगोशिएटर है उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है। और आज तकरीबन 19वें दिन जो है इनकी शहादत से एक इम्प्रेशन क्रिएट हुआ है कि किसी सूरत के अंदर इसराइल नहीं चाहता कि अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात के टेबल पे बैठें। क्योंकि ठीक 15 घंटे पहले खबरें आ रही थी कि स्टीव विटकॉफ व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे हैं ईरानी वजीर खारजा को, अब्बास अराक्ची को, जिसको वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। हम्म। तो साथ ही हम देखते हैं कि चंद घंटों के बाद जो अली लारेजानी है उनको इस तरीके से हिट कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। इस पे देखें क्या सराइयों का बाजार सरगर्म है। याद रखें दोनों कौमों की नफ्सियात डिफरेंट है। वो हमला करने के बाद बंकर्स में चले गए थे, जेर जमीन है। और अली लारेजानी को शहीद किया गया उनकी बेटी के घर। वो अपने बेटे के साथ वहां के ऊपर मौजूद थे। और अल्लाह। साथ में उनका जो भी उनका इंटरॉज था और उनके साथ में जो उनके बॉडीगार्ड्स वगैरह थे। तो यहाँ पे एक चीज बताने वाली है कि वो फना के सफर के ऊपर नहीं है, वो बका के मंजिल के ऊपर हैं। याद रखें ये वो टीयर है पासदारान इनकलाब के साथ साथ दूसरी जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं जो 1979 के अंदर इमाम खुमैनी के साथ थे। इस वक्त पहली जनरेशन एलिमिनेट हो रही है, इसराइली उन्हें एलिमिनेट कर रहे हैं। लेकिन आप जितना डीकैपिटेट की स्ट्रेटजी लेके आएंगे, ईरान का पूरा इंतजामी ढांचा जो है वो मैट्रिक्स के ऊपर खड़ा है। मतलब एक सर काटेंगे एक और निकल आएगा। आपने 86 साल के आयतुल्लाह को हाँ एलिमिनेट किया, उनके 36 साल छोटे उनके बेटे सामने आ गए। पूछता और हूँ। उसी रिजॉल्व के साथ, उसी रेजिलियंस के साथ और उसी कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस के साथ, याद रखें यही लोग थे 3 महीने पहले अपनी गवर्नमेंट के सामने खड़े थे। ठीक 3 महीने के बाद ये अपनी गवर्नमेंट के पीछे खड़े हैं। आपको ईरानी कौम की नफ्सियात को समझना पड़ेगा। नाउ दे आर रैलिंग अराउंड द फ्लैग। हम्म। उन्होंने एक स्टर्न मैसेज भेजा है वेस्ट को, किसी सूरत के अंदर हम फॉल्ट लाइन को आपको एक्सप्लॉइट करने नहीं देंगे। इसीलिए आप समझे एक फ्रस्ट्रेशन है, एक डेस्परेशन है अमेरिका और इसराइल के एंड के ऊपर कि वो टॉप टीयर को एलिमिनेट कर रहा है। लेकिन ईरानी दे हैव कम टू दिस कंक्लूजन कि मसला रजीम का नहीं, मसला ईरान का है। क्योंकि देखें 1440 लोग शहीद कर दिए गए हैं, 77 मिलिट्री फैसिलिटी डैमेज कर दी गई हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को वहां पर डेसिमेट कर दिया गया है। और जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है एनर्जी का उसको टारगेट कर रहे हैं, डिसलिनेशन के प्रोजेक्ट्स को हिट कर रहे हैं। और वहां पे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हमला करके अटैक करना, और स्पेशली 157 लड़कियों के हवाले से जो कि एंथ्रोपिक एआई क्लॉड के थ्रू ऑपरेशन किया गया, सैटेलाइट का एक इमेज उसे दिया गया। और हम्म। उन्होंने कहा ये प्रॉक्सिमिटी एरर है, क्योंकि एआई समझा कि ये स्कूल और ये आईआरजीसीसी का बंकर एक ही बिल्डिंग है। तो हम्म। याद रखें ये अच्छा बहुत उस्मान, मुझे खतरनाक। ये बताइए उस्मान, मैं ये आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि एक आम इंसान जब खबरों को देखता है तो उसके ज़हन में ये सवाल आता है कि एक तरफ अमेरिका हमला कर रहा है ईरान के ऊपर और ताबड़तोड़ हमले, दूसरी जानिब बिल्कुल। इसराइल। ईरान की क्या कैपेसिटी है आपकी रिसर्च के मुताबिक, आपके एनालिसिस के मुताबिक, कि कितनी देर तक ईरान ये जंग लड़ सकता है? फातिमा, मैं जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उन्हें आसान अल्फाज में बताता हूँ मैं। वो जो अपने लेट 50 60s के अंदर हैं उन्हें ज़रूर याद होगा 1980 में जो ईरान इराक वॉर हुई थी, तकरीबन 8 साल चली थी। उसमें 0.5 मिलियन इराक जो ईरानी है वो शहीद हुए थे। और कुछ हिस्से पे कब्जा इराक ने कर लिया था जो 8वें साल उन्होंने वापस ले लिया था। तो एक ऐसी कौम जो 79 से अंडर एम्बार्गो है, उन पे मुसलसल पाबंदियां हैं, मुस्तकिल पाबंदियां 47 ईयर्स में। और जिन्होंने अपने इनकलाब के फौरी बाद 7 नहीं 8 साल जंग कंजेक्टिव लड़ी। और याद रखें उन 8 कंजेक्टिव सालों के अंदर सद्दाम हुसैन के साथ मगरिब खड़ा था। और एक ऐसी सूरत हाल के अंदर एक ऐसी कौम जो नेसेंट अपना कह लें कि उसका एक इंसेप्शन थी ये पूरे फलसफे की, उसके बावजूद वो रजीम इंटैक्ट रहा। तो ये सोच लेना आई थिंक इट्स अ फार क्राई कि वो 18 दिन अभी हुए हैं। और याद रखें इनका पूरा फलसफा क्या है मिलिट्री डॉक्ट्राइन की अगर मैं बात करूँ है, वो जंग को तूल देने का है, दुश्मन को थका देने का है, और उसके अलावा जंग में खड़ा रहने का है। याद रखें ईरान की 12 जून के बाद जो स्ट्रेटेजी थी वो डिफरेंट थी। वो थी डिफेंसिव कंटेनमेंट है कि आप हमें हम पे अटैक करते हैं हम जज़ब करेंगे, हाँ, लेकिन हमारी एपिटाइट है स्ट्राइक करने की। लेकिन अभी देख लें ऐसा लग रहा था कि दे वर वेटिंग इन द विंग्स है। सारे लीडरशिप तैयार थी कि जैसे ही आयतुल्लाह को अब एलिमिनेट करेंगे, वो सिस्टम के अंदर जो सेकंड टीयर है उसने टेक ओवर कर लिया। और साथ ही लेस देन 6 आवर्स उन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी, डिप्लोमेटिक इनके मिशन थे, उनको अटैक किया। और आपने ताकत की बात की, याद रखें ईरान को पता है अमेरिका का मिलिट्री बिल्डअप बहुत बड़ा है, हम उसके साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के अंदर नहीं जा सकते, ये हाईली रिस्क है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर, अगर मैं उर्दू में आसान बताऊं तो गैर रवायती तरीकों से दुश्मन को ब्लीड करना। उसके लिए लेकिन उन्होंने ईरान का बार बार ये कहना कि अभी तो हमने जो लास्ट जो हम पर हमला हुआ था 2025 में, उस वक्त की जो पुरानी मिसाइल्स हैं हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तो हमने अपने नए मिसाइल्स को
का इफ्तिताह भी नहीं किया। इसमें कितनी सदाकत है, और आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स के बाद उनके पास क्या कैपेसिटी है कि वो एयर बेसिस जो है या अमरीकी अड्डों को मुकम्मल तबाह कर सकेंगे। फातिमा, उन्होंने डेफिनेटली अभी जो अटैक किए हैं पिछले एक हफ्ते के दौरान, उन्होंने इन एक्सपेंसिव जो अपना सस्ते उनके मिजल थे वो, और पुराने मिजल से उसके अलावा उन्होंने डमी मिजल जो है वो फेंके हैं, एक मिक्स बैग्स बना के उन्होंने फेंका है, ताकि वहाँ का जो इंटरसेप्टर्स हैं और जो मिजल डिफेंस सिस्टम है उन्हें नर्वस किया जाए, उन्हें सैचुरेट किया जाए, उन्हें कंफ्यूज किया जाए। और ऐसा ही हुआ है। याद रखें, वहाँ पे इंटरसेप्टर्स लगे हुए हैं इसराइल की, अगर हम बात करें थॉट, ये मैं सवाल उसके करने अलावा लगी थी डेविड आपसे। थॉट, बिल्कुल। डेविड स्लिंग, और तीसरा जो है आयरन डोम, जिसका हम बड़ा तज़किरा सुनते हैं। और जी। एक वक्त के अंदर जब ये डमी मिसाइल जाते हैं तो विजुअल वहां के ऊपर रीडिंग यही आती है कि रियल मिसाइल की स्ट्राइक हुई हुई है। तो $40 लाख का एक इंटरसेप्टर है, पैट्रियट मिसाइल है। और हम्म। डमी मिसाइल जो है उसको क्या करता है, स्टॉक पाइल को ड्रेन कर रहा है वहां के ऊपर है, हम्म। ताकि मैक्सिमम, याद रखें इंटरसेप्टर्स, अगर मैं अपने नाजरीन को बताऊं, 700 के करीब इंटरसेप्टर्स बनाते हैं लॉकहीड मार्टिन जो है एक साल के अंदर है। और टोटल अमेरिका के पास जो स्टॉक पाइल था वो था 1600 का। उसमें हम्म। उन्होंने बहरेन को भी दिए, कतर को, कुवैत को, सऊदी अरेबिया को, यूएई को, हम्म। और साथ में इनको इसराइल को दिए, और कुछ जो है वो यूक्रेन को दिए। अब ईरान ने क्या किया, एसिमेट्रिकल वॉरफेयर के तहत 20 से 50 हजार डॉलर का जो ड्रोन था, शहीद ड्रोन कोमाकाजी, वो उड़ाया। और वो एक इंटरसेप्टर की कीमत में 200 के करीब जो है, आप कह लें ड्रोन आ जाते हैं। उन हम्म। ड्रोन्स को 3 4 मिसाइल्स हिट करते थे तब वो गिरता था। हम्म। अब उसके मामले के अंदर उन्होंने क्या किया, इरानियंस ने, उन्होंने बड़ा स्मार्टली मूव किया कि इनके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स जो है इसको ड्रेन करते हैं। क्योंकि 2 साल से पहले ड्रोन नहीं बन 2 साल से पहले इंटरसेप्टर नहीं बन सकता लॉकहीड मार्टिन का। पिछले अब हफ्ते जो डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग की सीईओ के साथ, उन्होंने कहा 2030 से पहले की टाइमलाइन हम नहीं दे सकते। इसका मतलब है वॉर जो है ज्यादा देर नहीं अपना खेल सकता डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि इंटरसेप्टर्स नहीं उनके पास, और उनके पास भी नहीं, और खलीजी रियासतों के पास भी नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जंग की शिद्दत वो बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन एस्केलेशन ट्रैप में डोनाल्ड ट्रंप आ चुका हुआ है। और ईरान के पास 2500 से 4000 का स्टॉक पाइल था, मिड रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का। और अभी जैसे आप बात बता रही हैं, एक वो मिक्स बैग्स फेंक रहे हैं, और उन्होंने सुपरसोनिक, अभी कल जो उन्होंने ऑपरेशन वहां पर लॉन्च किया है अपने जो एयरफोर्स के मार्टायर से, उसके हवाले से, उसका कोड नेम है हैदरे करार। जी। और जी। उससे पहले ऑपरेशन वादे सादी के तहत उन्होंने 60वीं जो है आपके मिसाइल की बैरज वहां के ऊपर फेंका है। उसके तहत उन्होंने क्या किया, सुपरसोनिक वो मिसाइल जो 15 गुना आवाज की रफ्तार से तेज जाते हैं, हम्म। वो मिसाइल फेंके हैं, जिसका नाम एक का खैबर शिकन है, एक है हाजी कासिम, और एक सजील। हम्म। अब वो जाके वहां के ऊपर हिट कर गए हैं। अगर मैं व्यूअर्स को बता सकूं कि इस वक्त खबरें आ रही हैं कि नेतन्याहू कोमे की हालत के अंदर है, ये क्योंकि वहां बहुत पे सब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज एआई वीडियोस बहुत सर्कुलेट कर रही हैं और लोग कह रहे हैं जी कि उनकी फिंगर्स में मुकम्मल नहीं है, कहीं उनके लिप्स का इशू है, कहीं दांतों का इशू। हकीकत क्या है, वो सामने क्यों नहीं जी आ जी, रही मंजर पर। डेफिनेटली वो जो वीडियो सामने आई है, वो जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है, जाली वीडियो है। और ठीक। अभी जो मीटिंग भी हुई है 2 दिन पहले, उसमें भी वो सामने नहीं आए। उनके भाई की खिलाफत की इतलाएं हैं, उनकी मैं तो बड़ी इज्जत दे रहा हूँ, मेरा उसके उसकी हम्म। और अपना ही डिजर्व्स टू बी किल्ड, टू बी ऑनेस्ट है। हम्म। एक्सक्यूज मी। तो अभी जो खबरें आ रही हैं, साइट 81 है, ये वहां पे डिविंची रोड है इसराइल के अंदर, सेंट्रल, अगर मैं बात करूं इसकी, दारुल हुकूमत तेल अवीव की है। तेल जी। अवीव के अंदर ये जो साइट है 81 है, 6000 स्क्वायर मीटर का फोर्ट्रेस है, इसे फोर्ट्रेस ऑफ जाइन कहा जाता है। उनकी जो मिलिट्री है उसके नर्व सेंटर है, इसके ऊपर अटैक जो है ना वो लॉन्च किया हुआ है इरानियंस ने। और ये वो जगह है जो आपको गूगल मैप पे नजर नहीं आती। अच्छा, ये यहाँ पे रुक जाए। इस वक्त इसराइल की क्या सिचुएशन है, खासतौर पे तेल अवीव की जो डिस्ट्रक्शन है, हमें ये बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि इंटरसेप्ट हो रहे हैं मिसाइल्स। आपके पास करंट क्या सिनेरियो, कितनी तबाही हुई है अभी वहां पर। जी, वहाँ के ऊपर इस वक्त जो है सीसीटीवी कैमरे जो है तोड़े जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, ताकि जो डिग्री ऑफ इम्पैक्ट है वो गेज ना कर सके इरेनियंस है। क्योंकि इरेनियंस के मिसाइल्स को रोकना तकरीबन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और याद रखें, ईरान जो इस वक्त मिसाइल का बैरिज फेंक रहा है, वो क्या किस तरीके से वो वेव की सूरत में फेंक रहा है, ताकि जितनी देर में इंटरसेप्टर्स पहले डमी मिसाइल्स को मैनेज करते हैं, उतनी देर में स्ट्राइक आ चुकी हो आपके सर के ऊपर है। और उसी तरीके से उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिजबुल्लाह के साथ कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स की हैं। हिजबुल्लाह सदर्न लेबनान से स्ट्राइक लॉन्च करती है, याद रखें, फासला कम होने की वजह से उसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। उनका सिस्टम जो है वो भी ट्रेन हो रहा है वहां के ऊपर, जो तीनों इंटरसेप्टर्स हैं उनके हैं। अब जो स्ट्राइक वहां पे लॉन्च हुई है उसमें बंदे गिरफ्तार किए जा रहे हैं जो मोबाइल से वीडियोस बना रहे हैं। इस वक्त इजरायली उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, अपने लोगों को है जो वीडियोस बना रहे हैं। क्या वीडियो नहीं बना सकते, सेंसरशिप है, टोटल ब्लैकआउट है ना। टाइम जेरूशलम पोस्ट वाले कह रहे हैं हम भी नहीं जा सकते, टाइम्स ऑफ इजराइल वाले कह रहे हैं कैसे, अगर एरिया अंदाजा कॉर्डन करें ऑफ। तो कितने परसेंट डिस्ट्रक्शन हुई है वहां पर।
डिस्ट्रक्शन वहां पे रिहायशी यूनिट की बात करें तो वो 1,000 से ऊपर हो चुकी हुई है। और मैंने आपको बताया कि वहां पे थ्रेश होल्ड जो मरने का है, जो आप कह लें हलाकतों का है, वो बहुत ही ज्यादा है। मतलब इरानियन जो है वो 1,400 की बजाय 14,000 भी हो जाए, मैंने आपको कहा ना फलसफा शहादत की वजह से उनके लिए ये मैटर नहीं करता, वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन वो बंकर में जो कैद है पूरी की पूरी कौम, 90 लाख लोग हैं, उनका थ्रेश होल्ड बड़ा कम है। मतलब अगर वो वहां के ऊपर दो बंदे भी अपना वहां पे हलाकतें होती हैं तो वहां पे शोर मच जाता है बहुत ज्यादा। और हमने 12 जून के बाद देखा जब इरेनियन मिसाइल ने वहां पे जाके हिट किया, और जो एक इनविंसिबिलिटी का उनका फलसफा था कि हम इम्प्रेग्नेबल हैं, हमें कोई अटैक नहीं कर सकता, जब तेल अवीव और हाइफा में जाके वो लगे और लोगों की वहां पे हलाकतें हुई, तो उसके बाद से लेके अभी की सूरत हाल फातिमा ये है कि लोग अभी तक क्लेम कर रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी डैमेज होगी हुई थी। और वहां की ऊपर हालत ये है कि इस वक्त वो जहनी मरीजों की कौम बन चुकी हुई है। वहां पे पीटीएसडी के केसेस सबसे ज्यादा हैं। और जो मिलिट्री के पर्सनल्स हैं वो हॉटलाइन जो उन्होंने बनाई है 24/7, वो चोक हो चुकी हुई है। जो लोग अटेंड करते हैं कॉलें वो कहते हैं हम पागल हो गए हुए हैं। कि मिलिट्री कहती है हम एंजाइटी के अंदर, डिप्रेशन में है, क्योंकि वी हैव बीन फाइटिंग फॉर लास्ट 3 लॉन्ग ईयर्स। तो ये वॉर एडिक्ट है, ये चाइल्ड किलर है नेतन्याहू, जिसके अपने करप्शन के केसेस हैं, उससे डेविएट करने के लिए इसने अटैक लॉन्च किया हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का एपिक फ्यूरी नहीं कोड नेम, ये एपिक एप्स्टीन जो है ना फेलियर है, जिसकी वजह से वो भी उसके डिस्ट्रैक्शन के अंदर यहाँ पे अटैक लॉन्च करके बैठे हुए हैं। लेकिन इरेनियंस ने बड़ा स्मार्टली मूव किया है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर के थ्रू उन्होंने दुश्मन को सामने खड़ा करके लॉक कर दिया है। अब एस्केलेशन ट्रैप उनके हाथ के अंदर है, अब एस्केलेशन लैडर पे और इरेनियन खड़े मुश्तबा हैं। खamenei साहब कह रहे हैं कि देर इज नो पॉइंट ऑफ पीस एट दिस पॉइंट इन टाइम। जो हाँ, हो और चुका है वो कह इसके रहे बाद हैं नो कि पॉइंट ऑफ उस वक्त पीस। तक नहीं, उस बिल्कुल उस वक्त तक नहीं होगा जब तक शोहदा के खून का बदला नहीं ले बदला लिया नहीं जाएगा। लेंगे। फातिमा उस्मान, उनकी जो खलीजी रियासतों के उनकी बारे बीवी, में। जी जी, जी आप उनकी कंटिन्यू करें। उनकी उनकी बीवी, उनकी वालदा, उनकी बहन, उनकी बेटी और उनके वालिद है। अल्लाह मुश्तबा ने इस पेडिस्टल पे खड़ा होने की बड़ी अल्लाह। हाई कॉस्ट जो है पे की है, याद रखें यहाँ पर। अच्छा उस्मान, मुज्तबा के बारे में, मुज्तबा खamenei साहब के बारे में बहुत स्पेकुलेशंस वेस्टर्न मीडिया भी कह रहा है जी कि उनका इलाज रशिया से भी हो रहा है, यूके में उनकी प्रॉपर्टी है, यूके में भी उनका इलाज, ये क्या उनको डिफेम करने के लिए किया जा रहा है? और इट हैज ऑलवेज मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहती जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनके साथ एसोसिएट किया है। तो ये इट हैज ये ऑलवेज बीन जी जी, इट हैज ऑलवेज बीन द पैटर्न ऑन देयर पार्ट है। वो हमेशा अपने जो दुश्मन है, चाहे वो सदाम हुसैन हो जाए, आयतुल्ला अली खामनाई के बारे में कहा गया वो भाग के मॉस्को चले गए हैं, वो हमेशा से डिमोनाइज करते हैं। और उसके लिए उनका माउथ पीस जो है वहाँ के ये जो प्रोपोगंडा मसल्स हैं, आपने अखबारात की बात की। अब जिस तरीके से मुश्तबा के हवाले से यूके के उस अपने जो बात की कि वहाँ पे रेजिडेंट्स का जिक्र हो रहा है कि ये जो है उन्होंने परचेज की हुई है, तो एक इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तबका जो है ये अवाम से ज्यादा जो है अपनी ख्वाहिशात जो है उसको देखता है। तो मुझे लगता है ये भी उसी फ्रेमवर्क में आपको देखना चाहिए, डिमोनाइज किया जा रहा है, उन्हें ठीक उन्हें अंडरमाइन किया जा रहा है जो उनका स्टेचर है। ही हैज नेवर बीन टू द यूके। ठीक है। अच्छा, तो उस डोनाल्ड तरह के ट्रंप बंदे साहब के ने जो बारे में ये मदद बात मांगी करना। है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो मदद मांगी है दुनिया के ममालिक से, और आगे से साफ इनकार आ रहा है, रशिया हो, चाइना हो, इसके साथ साथ यूरोपीय ममालिक हो, ये अमेरिका के लिए कितना बड़ा सेटबैक? मैं बताऊं ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सेटबैक है। और मैं बताऊं फातिमा, आपने देखा 79 के अंदर किस तरह सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के अंदर एंटर हुआ और पोलर बियर यहाँ से डिसइंटीग्रेट होके निकला। हम्म। तो मैं उस उतना बड़ा मूवमेंट तो इसे नहीं कहता, लेकिन अमेरिका के डिक्लाइन के अंदर एक्सेलरेशन जो है वो इस वॉर की वजह से हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ग्रेविटी ऑफ जो आप कह लें सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ नहीं सके कि असल मसला अबनाए हुर्मस का था। लेकिन उन्होंने डीकैपिटेशन की स्ट्राइक के अंदर करके आप स्टक हो गए हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि डोनाल्ड ट्रंप जंग हार गए हैं तो इसके लिए क्या, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात डोनाल्ड ट्रंप चाइना से मदद मांग रहे हैं। हम्म। वो जो एडवर्सरी है और चीन रीजन का के अंदर दौरा जिसे, मुलतवी हो गया उनका। जी जी, तो वो चाइना से मदद मांग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप रशिया को कह रहे हैं कि आपको वेवर देते हैं, आप पेट्रोल बेच लें, और पेट्रोल बेच के वो वॉर को फंड करेंगे। क्या यही उनकी टोन नहीं थी, यही टेनर नहीं था जब वो इंडिया को कैस्टिगेट करते थे? आज इंडिया को वेवर दे रहे हैं कि आप वो से उठा लें। जापान, ही वॉज सपोज टू बी प्रोटेक्टिंग दम। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? थर्ड के इंटरसेप्टर्स हटा लिए हैं वहां से, जनूबी कोरिया से, और उन्हें कह रहे हैं आप अपने नेवी के वॉरशिप भेजें। इसी तरीके से जापान को कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और जापान ने ना कर दिया। याद रखें ये दोनों कंट्री क्वाड्रिलेटरल ग्रुप का पार्ट है, जिसके अंदर अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान थे। एक्सक्यूज मी। और इनकी पॉलिसी ऑफ एनसर्कलमेंट थी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना को कंटेन करना। ठीक है। तो चाइना और जी। रशिया जो है वो तो विन विन सिनेरियो इस वक्त पेश कर रहे हैं। और बिल्कुल। सबसे बड़ा जो डेंट पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप की ह्यूबरस को, जो जोम और तकब्बुर था उनका, कि वो यूरोप है जो कल को इनके दरवाजे पे बैठा मदद मांग रहा था अगेंस्ट रशिया, आज उसने
ब्लैंकेट जो है वो ना सिर्फ कंडेमनेशन की है कि ये जो हम्म। स्ट्राइक लॉन्च की हुई थी इन्होंने, दूसरा उन्होंने कहा कि भाई यू आर ऑन योर ओन, हम किसी सूरत के अंदर इस वॉर के अंदर फरीक नहीं बनेंगे। तो मुझे बिल्कुल। लगता है डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल फ्रस्ट्रेशन के अंदर है, कोई फेस सेविंग नहीं, कोई एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं। ये हमेशा सा अमेरिकन का प्रॉब्लम है, ये वियतनाम में घुस जाते हैं, अफगानिस्तान में घुस जाते हैं, निकलने की समझ नहीं आती है। और इरानियन ने अब निकलने नहीं देना, उन्होंने इस मॉन्स्टर को ब्लीड करना यहाँ के ऊपर है। इसीलिए अच्छा। अमेरिका में देखें कल जो वहाँ के ऊपर कैंट है, वो जो कैंट जो कि वहाँ के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के इंचार्ज हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया। और उन्होंने हम्म। अपना इस्तीफा जो है वो ट्विटर के ऊपर मौजूद है, उन्होंने कहा कि मेरी बीवी सुसाइड बॉम्बिंग में सीरिया के अंदर जा बहा हुई। और ये वो बंदा है जो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद लगाया हुआ था। वो बिल्कुल। बंदा क्लेम कर रहा है कि अमेरिका अनपॉपुलर पॉइंटलेस वॉर लड़ रहा है, जो वॉर बिल्कुल। कभी हमारी थी नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वाज स्ट्रिक्ट इन टू दिस वॉर। डूइंग दिस थिंग है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को इस फाइट के अंदर इसराइली लेके चले गए। और जो यहाँ पे उनकी एपेक लॉबी है उसने उतारा। और याद रखें अमेरिका के अंदर एक पोलराइजेशन वाज़ह नजर आती है, सेनेट के अंदर 53 वोट्स मिले इस वॉर के हक में, 47 अगेंस्ट थे। लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 212 वोट जो है इसके खिलाफ थे, 219 थे इसके हक में। तो इतनी अनपॉपुलर वॉर तो कभी इराक वॉर भी नहीं थी जिसमें WMD जो है उसका फॉल्स शैम नैरेटिव जो है वो प्रोपोगेट किया गया। डोनाल्ड ट्रंप को ना हासिल है अप्रूवल सेनेट का, ना यूनाइटेड नेशन का अप्रूवल हासिल है। और अभी वो क्या बात कर रहे हैं, मुझे स्टीव विटकॉफ ने कहा था, जेरेड कुशनर ने कहा था, मेरा खुद की तो इन्फॉर्मेशन थी नहीं है। और JD वैंस पिछले 12 दिन से उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला, वो खुद को जो है डिस्टेंट कर चुके हैं इस बंदे से। मार्को रूबियो भी खामोशी इख्तियार कर चुके हैं। और दोनों बंदे जायनिस्ट हैं, दोनों यहूदी हैं, जेरेड कुशनर भी स्टीव विटकॉफ भी। और दोनों का कोई पोर्टफोलियो नहीं है, वो कोई इलेक्टेड अपना मेंबर नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ही इज बिटवीन हार्ड एंड रॉक प्लेस नाउ। तो अगर कहीं से एग्जिट होना है वो मुझे लगता है व्हाइट हाउस से होना है। और उसके लिए अमेरिका की कांग्रेस इसकी इम्पीचमेंट करके रहेगी। क्योंकि याद रखें जितने बॉडी बैग्स अमेरिका में जाएंगे, अभी तक 18 लाशें जो है डिस्पैच हो चुकी हैं अमेरिका में। 140 लोग वहां के ऊपर जख्मी हैं, जिसमें कई शदीद जख्मी हैं। 9 त्यारे उनके वो गिर चुके हैं, अभी 18-19 दिन हुए हैं। और ईरान जो है मैंने आपको बताया उनकी एपेटाइट बहुत है। और यहाँ पे प्रॉब्लम बड़े बम की नहीं है, पेन और पेशेंस के थ्रेशोल्ड की है। और वो ईरानियों के पास हमेशा से था। बहुत ज्यादा है। अच्छा उस्मान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रही हूँ आपसे। खलीजी रियासतों में बहुत से लोग बस रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो वहां पर रह रहे हैं। क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि दुबई से इनखला किया जाए, इन्वेस्टमेंट्स को निकाला जाए। व्हाट इज योर इंफॉर्मेशन? आप हमारे नाजरीन को क्या बताएंगे? जी मेरे ख्याल में अपना फैक्ट्स जो हैं वो दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। हम फैक्ट्स की सूरत के अंदर अपने नाजरीन को बताने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। जो इमेज कल्टीवेट किया गया था इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी और सेफ हेवन्स है, वो मुकम्मल तौर पे डेंट पड़ा, टार्निश हो चुका है वो इमेज है। अगर मैं थोड़े से फैक्ट शेयर करूं अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके साथ, हर हफ्ते $10 बिलियन का नुकसान हो रहा है UAE की। अगर हम बात करें, याद रखें जो ड्रीम था, दुबई ड्रीम पाकिस्तानियों का, हमारे नौजवानों का, नो डाउट यूरोप की तरफ भी जाते हैं, लेकिन जो हमारा वो तबका जो कह लें कि इनफॉर्मल लेबर थी है, वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो डैमेज हो चुका है, एक तरह से वो ड्रीम है। और $10 बिलियन हर हफ्ते उनके जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं। ट्रेड, टूरिज्म और फाइनेंशियल एक्सचेंज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर $60 बिलियन का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा खलीजी रियासतों में, जिसमें बड़ा चंक जो है वो UAE के हाथ में था। आपको पता है ट्रांजिट हब के तौर पे दुबई को, अबू धाबी को देखा जाता था। तकरीबन 19,000 फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो चुकी हैं वहाँ के ऊपर है। उसके अलावा शिपिंग लाइंस जो हैं वो चौक हो चुकी हुई हैं। और एक शॉक वेव्स अगर हम बात करें, इवन वहाँ पे दवाइयाँ, फातिमा आपको मैं बताऊं कि दवाइयाँ जो टेम्परेचर सेंसिटिव दवाइयाँ थी वो नहीं आ पा रही, मतलब जिन्हें तो आने रेफ्रिजरेटर के वाले अंदर दिनों रखने में की जरूरत है। उस्मान, आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं? आपका एनालिसिस क्या कहता है कि हालात बेहतर होंगे, सस्टेन करेंगे, या मजीद बदतर होंगे? मुझे लगता है डिटेरियोरेट होंगे हालात। मैं जिस तरह आपको बता रहा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जो 2026 का इंडेक्स आया उसमें टॉप के ऊपर था ये शहर दुबई और UAE है। उसके अलावा स्टार्टअप फ्रेंडली जो सिटीज़ हैं दुनिया में, उसमें पहला नंबर था दुबई का, पिछले साल है। उसके अलावा जो एग्जेक्टिव नोमैड्स 2025 इंडेक्स है, जिसके अंदर ग्लोबल मोबाइल प्रोफेशनल जाके रहते थे क्योंकि उन्हें फैसिलिटी यहाँ मिलती थी, इंटरनेट की स्पीड बेहतर थी, उसके अलावा अकोमोडेशन अच्छी थी, क्लाइमेट का हमारे स्टेबिलिटी लेबर थी, क्लास क्वालिटी को वो ऑफ लाइफ थी, बहुत है, हमारे सब ड्राइवर हैं। फातिमा डैमेज होता चला जा रहा है वहाँ पे। और मैं पाकिस्तानियों की बात करूँ, हमारा चंक वहाँ से हर क्वार्टरली आता था $1.5 से $2 है। और उनका $3 बिलियन हमारे स्टेट बैंक के अंदर पड़ा हुआ है, जिसे पाकिस्तान ने पिछले महीने कहा था इसे रोल ओवर करें, 1-2 महीना और हमें दें।
तो हम्म, मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों का वहां से जो चंक आता है वो भी ड्रेन होगा, क्योंकि उसका ताल्लुक लाखों घरों की लाइवलीहुड के साथ है। और exactly। दूसरी तरफ यहाँ पे जो उनका $3 बिलियन है, मुझे लगता है वो भी हमें वापस करना पड़ जाएगा। तो हम्म। काफी मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान और उससे जैसे मुल्क की, पाकिस्तान भी जिसके इफेक्ट होगा 17 लाख ऑब्वियसली। बंदे जो हैं यूएई में रहते हैं। कितने, सॉरी कैन यू से इट अगेन? 1.7 मिलियन लोग हैं। पाकिस्तान के 17 लाख लोग जो हैं वो अपना यूएई के अंदर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उस्मान, ये बताइएगा कि जो ऑयल प्राइसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तानियों की जो हम्म। सिचुएशन है, हमारे बहुत से नाज़रीन हमें यहाँ पे भी देखते हैं, तेल की कीमतें, फिर हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको स्क्वीज कर दिया गया है फॉर अ मंथ। कहा तो ये जा रहा है, आने वाले वक्त में आप क्या देख रहे हैं, तेल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी? फातिमा, तेल की कीमतें जो है $105 ब्रेंट क्रूड जो है वो ऊपर जा चुका हुआ है, और उसकी जो ग्लोबल रेपरकशंस है वो तो आना शुरू हो चुकी हुई हैं। इवन अमेरिका में शोर मच चुका हुआ है कि हम कितनी देर तक सस्टेन कर सकते हैं। लोगों की बाइंग पावर कम होती जा रही है। वॉल स्ट्रीट कह रहा है 8,000 मील दूर वॉर जो है वो हमारे दरवाजों के ऊपर आ चुकी हुई है। कॉरपोरेट कल्चर जो है डैमेज हुआ है वहाँ के ऊपर भी है बुरे तरीके से। और उसके अलावा ब्रेंट क्रूड के साथ अगर हम गैस को देखें, 48% से ऊपर की गैस जो है यूरोप में जा चुकी हुई है। यूके में हीटिंग और ईटिंग है, इस चीज ने वहां पे शोर मचाया हुआ है कि करें क्या। उसकी वजह क्या है कि फिर दोबारा एक और चीज, उसके अंदर एक डायनामिक्स एक ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे यूरोप को दोबारा रशिया मॉस्को के सामने खड़ा कर दिया कि इससे ले लो। हम्म, उन्होंने कहा इसके साथ ही तो हमने मुकाबला करना था, इसी के लिए तो गैस इसकी बंद की थी। तो आज सूरत हाल ये है कि अगर आप बनाए हुरमुज चोक हो जाती है तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि अदर देन कि हम जो है मॉस्को से गैस दोबारा से परचेज करें। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक फियास्को क्रिएट किया है, और जिस तरीके से उसने डिससर्विस किया अमेरिकन के साथ है, और ग्लोबल जिस तरह से पीस को उसने होस्टेज बना के रखा है, हम्म, ईरानियों ने उसी तरीके से दुनिया की माइशत को यरगमाल बना लिया है। वो कहते हैं आप दुनिया के यहाँ से एग्जिट अगर करना है तो पूरे मिडल ईस्ट से अपनी मिलिट्री जो है वो पोस्ट बंद करें, ताला लगाएं और चाबी हमें दें और यहाँ से एग्जिट कर लें। तो दुनिया का अमन वो भी ईरानियों के हाथ में है, और नो डाउट वो चाहते हैं अमन है। मईशत क्या है असल में फातिमा, वो चाहते हैं क्या, दुनिया की एक रियलाइजेशन करवाना कि दुनिया वाटरशेड मूवमेंट के ऊपर खड़ी हो, कि आपकी ग्लोबल एनर्जी की सिक्योरिटी ईरान की सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम्म। आप हमें डिस्टेबलाइज करेंगे तो अल्टीमेटली ये चीज आपके घरों के किचन से होते हुए आपके चूल्हे और आपके गाड़ियों के फ्यूल टैंक तक आएगी। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट उस्मान, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर वॉर की क्या प्रेडिक्शन है? दुनिया में क्या स्पेकुलेशंस चल रही हैं, क्या फातिमा न्यूक्लियर बड़े वॉर होगी? जी जी, इसके ऊपर जो है अभी काफी गौर होश हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है बड़े एरेटिक बिहेवियर वाले आदमी हैं, और वो कोई ऐसा एडवेंचर करने का सोच सकते हैं। करना तो शायद उनके लिए सोच सकते मुश्किल हैं। हो क्योंकि सेनेट उनकी पावर ब्लॉक कर सकती है, लेकिन ठीक। नेतन्याहू भी उतना ही ज्यादा आप कह लें खपती और बदनीयत आदमी है, हम्म, क्योंकि उसके अजायम जहाँ के ऊपर जो आश्कार हुए हैं उसके बाद उसको नतीजा वो नहीं मिल सका। वो क्या चाहता है, वो एक नेबरहुड ऐसा चाहता है जो फेल्ड स्टेट पे मुश्तमिल हो। याद रखें डेथ और डिस्ट्रक्शन उसकी फेवर में है। ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है वो इसराइल से बाहर निकल चुका है। जो इसराइल को तस्लीम करेगा वो इब्राहिम अकार्ड को तस्लीम नहीं करेगा, वो ग्रेटर इसराइल को तस्लीम करेगा। और आपने बात की न्यूक्लियर अपना अटैक की है, अमेरिका की प्रोडिक्शन मार्केट जो है पोली मार्केट और वहां पे काल्शी, दोनों में मिलियंस ऑफ डॉलर का जुआ लगा हुआ है। अभी कल की टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है कि टाइम्स ऑफ इसराइल के जर्नलिस्टों को थ्रेट आया वहां से। एक स्टोरी वहां पे की गई, 10 मार्च को इरानियन मिसाइल ने स्ट्राइक किया, उन्होंने कहा इस स्टोरी को डिलीट करो या एडिट करो, क्योंकि हमने जुआ लगाया हुआ था कि 10 तारीख को ईरान अटैक नहीं करेगा इसराइल के ऊपर है। तो वो हम्म, बता रहे हैं कि अब ये चीज इतनी फैल चुकी हुई है, ये और ये माफियाज के अंदर इसराइली आईडीएफ के लोग तक इन्वॉल्व हैं। जो 2 बंदे अरेस्ट किए गए उनमें से एक बंदे ने बताया था 70 मिनट पहले कि आयतुल्ला अली खामनाई 75 मिनट बाद इस दुनिया में नहीं होंगे, और हम्म। ठीक 9:32 पे स्ट्राइक लॉन्च होगी। तो उन्होंने कहा इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, अंदर के लोग इन्वॉल्व हैं, और उन्होंने पता लगा दिया मार्केट के अंदर कि ईरान के अंदर अब किसको मारना है, अब किसको मारना है। और ये जो बाउंटी है ये सारी उसी कॉन्टेक्स्ट में है। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप के लोगों की बात भी हो रही है कि वो भी इस जुए की मार्केट का हिस्सा है, जिसके अंदर न्यूक्लियर स्ट्राइक की बात की जा रही है इंसानों के कत्ले 50% आम के चांसेस हवाले जो है से। आपके पास इतलात है, क्या परसेंटेज बताई जा रही है, कीपिंग व्यू ट्रम्प इन माइंड एंड तो नेतन्याहू? 21% अमेरिका की पोली मार्केट कंसिडर कर रही है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक होगी है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर वॉर लिंगर ऑन होती है, नेतन्याहू का कोई पता नहीं अता पता कि उसकी क्या सूरत हाल है। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक है, बल्कि दुनिया में क्वेश्चन हो रहा है, इंग्लैंड ने बैन कर दिया पोली मार्केट को। वो इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि क्या ये वक्त भी आना है कि दुनिया जो है जंग के दहाने के ऊपर है, लोग इससे पैसा कमाएंगे। तो वो इखलाकी बुनियादों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन एक्सचेंज को हम इंग्लैंड में पाँव नहीं रखने देंगे जो इंसानों के कत्ले आम के ऊपर जो है पैसा लगाती हैं। और अमेरिका के अंदर ये हो रहा है।
याद रखें इखलाकियात ये सारी बैक बर्नर के ऊपर है। आपने एआई क्लॉड की बात की, एआई क्लॉड के हाथ के अंदर न्यूक्लियर बटन पकड़ाने की भी बातें हो रही हैं। एआई बिल्कुल। क्लॉड एंथ्रोपिक ने डोनाल्ड ट्रंप पे केस कर दिया कि तुमने हथियारों को ऑटोनोमस क्यों किया, इंसान का चेक क्यों नहीं रखा। उसके हम्म। पीछे ये केस जो 157 लड़कियों का है। याद रखें मैस लेवल की किलिंग होगी अगर एआई को सारा कंट्रोल दे दिया गया। मैस सर्वेलेंस तो पहले ही कर रही है एआई है। तो मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। और याद रखें इस वॉर के बाद भी हमारा 900 किलोमीटर का बॉर्डर हम टच करते हैं फातिमा। और हम्म। याद रखें अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होती है तो उसके अंदर जमीनी इनकर्जन तो खत्म हो जाएगी, जमीनी फौज तो रहेगी नहीं। कोई जब चाहेगा किसी मुल्क की लीडरशिप को घर बैठे एलिमिनेट कर देगा एआई के थ्रू है। तो ठीक है। ये मुझे लगता है कि आने वाले दौर के अंदर जिस दुनिया में हम एंटर हो रहे हैं वो बिल्कुल वो दुनिया नहीं है जो दुनिया ने एनविजिज की थी 2024-25 के अंदर। उस्मान, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम बहुत थोड़ा रह गया, मुझे ये बताइए कि लोग इस चीज पे खाइफ भी और खौफ सदा भी हैं कि क्या इसराइल ईरान के बाद पाकिस्तान की तरफ नजर उठा के देखेगा, क्योंकि नेतन्याहू ने अपनी स्पीचेस में इंटरनेट पे पढ़ी ये कह दिया है कि हमारे लिए दो खतरे हैं, ईरान और पाकिस्तान, और टर्की का भी जिक्र हो रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक, जी यस और नो? जी डेफिनेटली वो जंग को हमारे दरवाजे तक लेके आ गए हुए हैं। और उनके साबिक वजीर आजम नफ्ताली बेनेट ने कैटेगोरिकली 2 हफ्ते पहले यही बात की है कि नया जो इत्तेहाद बन रहा है, एक्सिस जिसे हमें तोड़ना है, उसमें टर्की नया ईरान है, पाकिस्तान, कतर और सऊदी अरेबिया की उन्होंने बात की है। और दो दो जो 25 फरवरी को मोदी का वहाँ के ऊपर टच डाउन था, उसके बाद जो बात आई हेक्सागन अलायंस की, उसमें 6 कंट्रीज के अंदर इंडिया शामिल है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे गुरीला वॉरफेयर जारी है, तालिबान हमें ब्लीड कर रहे हैं, एक साइड से इंडिया ने बॉर्डर हॉट किया हुआ है, ईस्टर्न बॉर्डर है, और साथ में ये जो हमारा बलूचिस्तान सूबा जिस कंट्री के साथ है, ईरान के साथ, अगर वॉर लिंगर ऑन करती है तो हमारे लिए कोई आप कह लें हौसला अफजा तसल्ली बख्श बात नहीं है। उस्मान साहब, ये बताइएगा कि क्या तिल अबीब में जो इस वक्त हुकूमत बैठी है, मैं, मेरा क्वेश्चन है, अल्लाह ना करे हम सबके मुंह में खाक है, मैं नहीं करना चाहती, बट इस इंडिकेशंस हैं, पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकती है क्या ईरान के बाद? जी डेफिनेटली अपना खबरें तो इस तरह की हैं, और उनका जिस तरीके से आप कह लें कि रेटरिक है, उनका नैरेटिव हमारे सामने आ रहा है। उनके नफ्ताली बेनेट जो कि अगला इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और अगर नेतन्याहू बच गए जेल से तो वो उनके साथ कंटेस्ट करेंगे। तो दोनों का मौकफ जो है पाकिस्तान के हवाले से वो बड़ा ऑब्वियस है, बड़ा क्लियर है। क्योंकि इनकी वीडियो भी मौजूद है, स्टेटमेंट्स हैं, और उन्होंने 2 हफ्ते पहले जो अमेरिकन ज्यूश हैं उनसे तेल अवीव में बात करते हुए कहा है कि हमें अगला शिया एक्सिस तो हमने तोड़ दिया, अगला सुन्नी एक्सिस हमें डैमेज करना है, ईरान अगला जो है वो टर्की बनेगा। और पाकिस्तान का उन्होंने रेफरेंस दिया न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से, साथ में उन्होंने कतर और सऊदी अरेबिया की भी बात की है। और एक ऐसे वक्त में जब इंडिया वहां पे टच डाउन किया उसने, मोदी ने 25 तारीख को, ग्रेटर इसराइल को भी हम समझते हैं, अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है, ग्रेटर हिंदुस्तान का, इंडिया का, वो भी हमें अच्छी तरीके से अंदाजा है। और दोनों किस तरीके से गजा और कश्मीर के लोगों को क्रिमिनलाइज करते हैं, डीपॉपुलेट करना चाहते हैं, किस तरह मुसलमानों को एक्सटर्नल थ्रेट के तौर पे देखते हैं, डेमोग्राफिक थ्रेट के तौर पे देखते हैं। और जिस तरीके से वहाँ के ऊपर हम देखते हैं पॉलिटिकल और डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग हो रही है वेस्ट बैंक के अंदर, गजा में, वही कमोपेश मॉडल जो है इंडिया ने यहाँ पे अपनाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि मुश्किल सूरत हाल है। पाकिस्तान जो है गजा, सॉरी, पाकिस्तान जो एक तरफ इंडिया के साथ नबर्द आजमा है और दूसरी तरफ तालिबान के साथ है। तो आप इस इक्वेशन के अंदर आपको इसराइल बड़ा फिट बैठा नजर आता है। और अमेरिका की तरफ से भी कोई सिग्नल अच्छे नहीं आ रहे। अभी काफी जो एक ट्वीट है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल है, तुलसी गैबर्ट का, जी। जो कि नेशनल इंटेलिजेंस की वहाँ की डायरेक्टर है। उन्होंने पाकिस्तान को कांग्रेशनल हेयरिंग में सेनेट के सामने वो बैठी हुई थी, कांग्रेस के सामने, और वो वहाँ के ऊपर पाकिस्तान को इक्वेट कर रही है रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया के साथ। और उन्होंने कहा है कि ये चारों कंट्री न्यूक्लियर बिगेस्ट न्यूक्लियर थ्रेट हैं जो कि अगेंस्ट अमेरिका। तो मेरे ख्याल में इस तरीके से फ्रेमिंग करना एक इतने बड़े पोर्टफोलियो की खातून को जो कि ट्रम्पर है, डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, मुझे लगता है कि ये आई ओपनर है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि जिस तरह हम शोल्डर रब कर रहे हैं और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका पार्लेंस हम देखते हैं, वो पाकिस्तान को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस नज़र आते हैं, और रेगुलर बिल्कुल फीचर है सरफेस उनका पे। इंडिया पाकिस्तान में बात करना। लेकिन एक ऐसे वक्त में उनकी इंटेलिजेंस खातून का ये नैरेटिव शेप करना कि पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, एक्सक्यूज मी, रशिया और चाइना जो है वो बिगेस्ट न्यूक्लियर थ्रेट है। और याद रखें इन चारों कंट्रीज के पास न्यूक्स हैं।
ये हम्म। चारों कंट्री न्यूक्लियर आर्सेनल जो है ना वो होल्ड करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं, हमें चौकन्ना होना चाहिए, अपने मोर्चे और अपने दिमाग खुले रखने चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो है वो काबिल भरोसा नहीं है। हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस है, और अभी देख लें मुज़ाकराती टेबल पे 2 दफ़ा बैठने के बाद वो ईरान के साथ किस तरीके से डील कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो बिहेवियर है वो मेरे ख्याल में हमें देख लेना चाहिए, जब उन्होंने स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में कहा कि अगर मैं ना होता तो पाकिस्तान का वजीर आजम कहाँ छुपता फिरता। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जब हर जगह पे अपने गल्फ के दोस्तों को डिच कर चुके हैं, जापान कोरिया को डिच कर चुके हैं, और यूरोप को डिच कर चुके हैं, तो आप किस दुनिया में रहते हैं, किस दीवाने की दुनिया में हम रह रहे हैं पाकिस्तानी। अगर आप सोचें कि हमें खैर की कोई जो है वो उम्मीद नजर आती है अमेरिका की तरफ से, और एक ऐसे वक्त में हम्म। जब डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं, पॉल है उनके, नेतन्याहू है, और नेतन्याहू कैटेगोरिकली पाकिस्तान के आर्सेनल्स को, न्यूक्लियर को, ग्रेटर इसराइल की राह में बड़ी जो है रुकावट समझते हैं। और मेरी इरानियन से बात हुई है, इरानियन का कहना था कि हम आखिरी मोर्चा है आपका, और आप आखिरी मोर्चा है हमारा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बड़ा स्मार्टली चीज़ों को देख के आगे की तरफ चलना चाहिए, और इस सारी इक्वेशन में तालिबान, खुरासान, वहाँ पे दाइश का ग्रुप है, टीटीपी, बीएलए, मजीद ब्रिगेड, ये सारे जो वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो भी इस इक्वेशन के अंदर फिट आते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, और जितनी हमारी अपोजिशन है, पोलिटिकल पार्टीज हैं, उन्हें एक पेज पे आ जाना चाहिए, बजाय कि हम उस दिन का इंतजार करें कि जिस तरह कोई अनटूवर्ड सिचुएशन का सामना करना पड़े पाकिस्तान को। जी। उस्मान, ये बड़ी मिक्स्ड इंफॉर्मेशन है ऑन सोशल मीडिया, एंड आई नो आप हमेशा जो एनालिसिस लेके आते हैं वो बड़ा थॉरो होता है और उसके ऊपर बड़ी रिसर्च होती है। ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि 15 दिन रह गए थे, 7 दिन रह गए थे कि उन्होंने अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम था उसको कंप्लीट कर लिया था। एक तरफ हम ये आइडियोलॉजी देखते हैं, ये खबरें सुनते हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर नहीं है, वो खामनाई साहब जो है इसकी ममान्यत करते थे और वो नहीं चाहते थे। व्हाट इज द एक्चुअल सिचुएशन विद ईरान? Is Iran a nuclear power? नहीं, डेफिनेटली नहीं, उन्होंने अभी तक न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किए, लेकिन याद रखें फातिमा, उनका जो न्यूक्लियर वेपन ग्रेनेड है वो 440 किलोग्राम का है, और यूरेनियम की एनरिचमेंट 60% वो कर चुका हुआ है। और जो रॉबर्ट पेप हैं, अमेरिका के टॉप नॉच आप कह लें पोलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनका मानना ये है कि ईरान के पास कैपेसिटी है 16 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन बनाने की है। और अभी तक उसके वेयर अबाउट से कुछ पता नहीं चल सका। अमेरिका ने कितनी बम्बार्डमेंट की है उनके नतान्स पे, इस्फहान के अंदर जितने उनकी न्यूक्लियर साइट्स हैं, लेकिन अभी तक जो है वो, आप कह रहे हैं वेपन ग्रेनेड जो है उसका पता नहीं वो रशिया के पास है, कहाँ चला गया हुआ है। लेकिन इरानियन ने कैटेगोरिकली बता दिया है कि आयतुल्ला अली खामनाई के जाने के बाद वो फतवा जो है वो नल एंड वाइट हो चुका है, जो उन्होंने दिया था 2003 के अंदर कि ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन एक्वायर नहीं करेगा। और जो मुज्तबा हमनाए हैं उनके पास, याद रखें, इस वक्त स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव है ईरान का कि वो हर सूरत के अंदर न्यूक्लियर वेपन लेंगे, अदरवाइज वो लिबिया और इराक का मॉडल बनेगा। अगर वो इंडिया पाकिस्तान का मॉडल बनना चाहते हैं तो उन्हें न्यूक्लियर वेपन जो है वो एक्वायर करने पड़ेंगे। और मुझे लगता है 12 जून और अभी जो कुछ हम देख रहे हैं उसके बाद ईरानियों का रिजॉल्व और बढ़ गया है, और वो जस्टिफाइड समझते हैं कि जब वो देखते हैं नॉर्थ कोरिया किस तरीके से वो अमेरिका के जो शर से, इसराइलियों के शर से बचा हुआ है, तो हम्म। उसकी बड़ी वजह यह है कि न्यूक्लियर वेपन जो है, मुझे लगता है कि अब मोस्टली कंट्रीज जो है एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। ये हम नहीं कहते, डोंट टेक माय वर्ड्स। सिप्री जो कि स्टॉकहोम बेस्ड दुनिया का बड़ा थिंक टैंक है, जो कि सिक्योरिटी मामलात को और वेपन इंडस्ट्री को नेविगेट करता है, उनका ये मानना है कि दुनिया में वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के लिए दौर बढ़ेगी, और जो ये एनपीटी है इसका खात्मा हो सकता है। अभी ये याद रखें, ईरान जो है वो सिग्नेटरी है, उससे बाहर नहीं आया न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की ट्रीटी से। अगर वो बैकआउट कर जाते हैं, और याद रखें डोनाल्ड ट्रंप ने मैस खुद क्रिएट किया, वो तो 2015 में 3.67 यूरेनियम एनरिचमेंट पे बैठे हुए थे। इसने 2018 के अंदर आके जेसीपीओ के टोटल जो है खत्म करके वहां से बैकआउट किया, जिसकी वजह से जो इंस्पेक्शन हो रही थी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से वो जीरो हो गई है। अब कोई इंस्पेक्शन नहीं हो रही है, किसी को कुछ नहीं पता कि वहां के ऊपर क्या सिचुएशन है इस वक्त है, जो उनके न्यूक्लियर साइट्स हैं। और आईएए ने खुद कहा है कि जितना ज्यादा अमेरिका ने अटैक किया, अभी भी कोई रेडियोलॉजिकल उसका इम्पैक्ट नहीं है। और आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले खबरें आ रही थी कि ईरान के अंदर जो है ट्रिमर आए हैं, और कोई उसे ताबीर कर रहा था कि ये शायद न्यूक्लियर का उन्होंने जो बिल्कुल है बिल्कुल तजर्बा कहा किया। जा रहा था, एग्जैक्टली हालांकि कहा जा दुनिया के न्यूक्लियर वॉच डॉग्स ने कहा कि उसके फिंगरप्रिंट ऐसे नहीं है कि हम क्लेम कर सकें कि ये हुआ है। लेकिन मुझे लगता है जो सूरत हाल है, ईरान ज़्यादा हार्डन्ड है, ईरान ज़्यादा डिटरमेंड है कि वो न्यूक्लियर आर्सेनल जो है रहा। और उसको इस एक्वायर वक्त करे। सबसे ज्यादा सपोर्ट ईरान को किस मुल्क से हासिल है, इन टर्म्स ऑफ इमिनेशन, इन टर्म्स ऑफ
missiles and everything that has been facilitated to them with? मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो उन्हें हासिल है वो डेफिनेटली रशिया और चाइना दोनों कह सकते हैं। अब अपनी अपनी जगह के ऊपर जो है दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने जीपीएस जो है वो बंद कर दिया था, व्हाट्सएप डिलीट कर दिए थे, और बीडू जो कि नेविगेशन का सिस्टम है उनका, जो जिसके थ्रू वो टारगेट को आइडेंटिफाई करने के काबिल हुए इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन पे, और उन्होंने हाईली प्रिसीजन जो है तरीके से उन्हें इंगेज किया टारगेट्स को। तो चाइनीज़ भी इस वक्त साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं है, और आपको रशिया भी इस वॉर के अंदर बाय स्टैंडर्ड नजर नहीं आता। तो मुझे लगता है दोनों कंट्रीज ने ईरान का रिजॉल्व और रेजिस्टेंस देखने के बाद ये फैसला किया होगा कि अब हमें वॉर में ईरान को सपोर्ट करना चाहिए। और याद रखें, चाइना का क्या इंटरेस्ट 87% उस्मान? पेट्रोल उठाता है चाइना पाकिस्तान की उनका। जब वॉर हुई इंडिया के साथ तो तब भी हमें जहाज मिले चाइना से, अब की जी। बार सपोर्ट कर रहे हैं तो चाइना की क्या ये इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि ये अपर लेवल पे जो वॉर है इट्स बिटवीन चाइना इज टेस्टिंग देयर मिसाइल्स थ्रू ईरान फॉर अमेरिका? जी, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन उनके मिजल ऐसा सच नहीं थे। मिजल तो उनके हमने चलाई यहाँ के ऊपर है, PL20 मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हमने जो यहाँ से J10C उड़ाए थे उनके साथ हमने उनके जो आप कह लें कि टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए इंडिया को लेबॉर्ट्री के तौर के ऊपर जो है डील किया। लेकिन जिस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ कि वो शेडो वॉर के अंदर है इस वक्त, वो सामने नहीं आ रहे, और अमेरिका की इंटेलिजेंस कंफर्म कर रही है कि जो रशियन इंटेलिजेंस है वो सपोर्ट कर रही है इस वक्त ईरान को है। और उस सवाल को आप कह लें कि एक तरह से वाटर डाउन कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, फेक न्यूज़ कह के कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल में चाइना और रशिया जो है वो थिएटर ऑफ एंगेजमेंट के अंदर जो है मुकम्मल तौर पे ईरान को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और याद रखें, ईरान जंग को तूल देगा तो चाइना और रशिया का फायदा किस ये तरीके से। कितनी देर तक अगर जंग आप को तूल दे सकता है ईरान? 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 7 ईयर्स कहा जा रहा है, आपका आप सिर्फ एनालिसिस है? सवाल ये नहीं है कि ईरान कितना दे सकता है, सवाल ये है अमेरिका कितनी देर जंग में ठहर सकता है। मेरा नहीं ख्याल डोनाल्ड ट्रंप जो है ठहरना चाहेंगे, या अमेरिका की इंटेलिजेंस चाहती है, पेंटागन, कांग्रेस, कोई इवन आवाम तक नहीं चाहती कि जंग तूल पकड़े। याद रखें, इस जंग के अंदर हर बंदा शामिल है। अमेरिकन लोगों के वॉलेट के ऊपर इसका असर पड़ रहा है, उनकी मईशत पे पड़ रहा है। यही डोनाल्ड ट्रंप थे जो $34 बिलियन की डीलें करवा के गए कि मैं मिडल ईस्ट से लेके आऊंगा। अभी वो सारे के सारे कंट्री कह रहे हैं हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम दोबारा से रिविजिट कर रहे हैं, हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है, हम अपनी तमाम कमिटमेंट से बैकआउट करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने, आप सोचें कि अमेरिका के साथ जिस तरह मैं कह रहा हूँ डिससर्विस की है, इसकी काउंटेबिलिटी बनती है। और जितनी जल्दी अमेरिका इसकी इम्पीचमेंट करेगा उतना अकेले अमेरिका को एक तरह से सेफ पैसेज मिलेगा ईरान से। अदरवाइज ये वॉर लिंगर ऑन करना ईरानियों के मुफाद में है, लेकिन अमेरिकन हाफ हार्टेडली इस वॉर को लड़ रहे हैं। ठीक है उस्मान, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुझे ये बताएं कि न्यूज़ थी कि ईरान ने इंडिया को ये इजाजत दी कि स्टेट ऑफ होर्मुज से जो तेल का जो है टैंकर्स जाने की। अब इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन उठे हैं कि वाई इंडिया, हम्म। वो जो पाकिस्तान के खिलाफ है, जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो इसराइल के साथ है, ये क्या इसमें ईरान का इंटरेस्ट था? और ईरानियंस को क्या ये नहीं पता था कि ये उनके अगेंस्ट जाएगा? जी, इरानियंस के आप देख लें कि उनके डिप्लोमेटिक जो ताल्लुकात हैं वो माजी में पिछले 2 डेकेड्स में वो बहुत मजबूत हुए थे। इवन मोदी के दौर के अंदर, अभी चाबहार के अंदर ये टर्मिनल बना रहे थे जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम आप पे एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाएंगे अगर आपने ईरान के साथ डील की। और उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से इंडिया ने 12 जून की वॉर जो थी उसमें क्रिमिनल साइलेंस मेंटेन की, और किस तरह क्रिमिनल इसराइलियों साइलेंस। का जी क्रिमिनल साइलेंस है। तो उसकी वजह से जो ईरानियों को एक इम्प्रेशन गया कि ये नेतन्याहू के साथ ही शोल्डर अप करेंगे। फिर जिस तरह से ये वहां के ऊपर दौरे के दौरान इन्होंने कनेसेट, उनकी पार्लियामेंट से खिताब करते हुए गजा का कोई तस्करा नहीं किया, 7 अक्टूबर के हमलों की बर्बरियत की बात की। और फिर वेस्ट बैंक के अंदर जो मगरबी किनारे के अंदर PLO की गवर्नमेंट है फ़लस्तीनियों की, उनसे भी मुलाकात नहीं की। तो अब ये चीज़ें बड़ी वाजिया हैं ईरानियों के एंड के ऊपर कि हमने इन्हें पाँव रखने की जगह दी जायदान में, चाबहार में, ताकि ये सेंट्रल एशिया को एक्सेस कर सकें। तो पाकिस्तान तो बहुत खुश है कि हमारे चाबहार 75 किलोमीटर दूर है ये हमारे गवादर पोर्ट से, कि इंडिया यहाँ से निकल गया, उसका कोई स्ट्रांग फुट होल्ड नहीं है, और हमारे बगैर वो सेंट्रल एशिया में एंटर नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लगता है जैसे मोदी ने फ़ोन किया था वहाँ पे, तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर वहाँ से टैंकरों को गुजरने दिया गया है। बाकी इन द लॉन्ग रन मेरा नहीं ख्याल इरानियन उनके साथ ताल्लुकात रखना चाहेंगे। याद रखें, जो उन्हें डिच करता है इरानियंस इस बात को याद रखते हैं, और ये उनकी तारीख का हिस्सा है। तो इंडिया का जिस तरीके से मिन्नत समाजत करके उन्होंने अपने लोग के लिए, याद रखें LPG का 60% लिक्विड पेट्रोलियम गैस का वो यहाँ से आता है इसी पैसेज के थ्रू। और इंडिया के जो चूल्हे हैं, उनके होटल्स जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं।
तो मुझे लगता है कि जो कॉल की और जिस तरीके से इन्होंने डिप्लोमेटिक चैनल एंगेज किए, तो उन्होंने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बड़ेपन का सबूत दिया ईरानियों तो ने, मतलब और उस्मान, इसको ईरान एक मुजर्रिब ऐसे किया। गले में हड्डी की तरह सबकी फंसी हुई है, जिसको आप निकल भी नहीं सकते और उगल भी नहीं सकते। सो जी ईरान इज अ डेफिनेटली, विन विन मैंने आपको सिचुएशन। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और ईरान को दुश्मन को समझने की भयानक गलती जो है वो नहीं की। मतलब दुश्मन को अगर समझ जाएं आप, जिस तरीके से ईरान कहता है हमें अपनी भी तारीख पता है, अमेरिकन का भी पता है, और डोनाल्ड ट्रंप को ना ईरान का पता है, ना इनकी तारीख का पता है, ना इनके मजहब का पता है, ना इनके फलसफे, ना इनके डॉक्ट्राइन का पता है, ना इनकी आइडियोलॉजी का पता है। उसके बाद असल में प्रॉब्लम ये थी डोनाल्ड ट्रंप का, डोनाल्ड ट्रंप ना 40 साल से एक जमूत का शिकार है। 40 साल पहले जो उनका सियासी नजरिया था, जो उनके आप कह लें कि माशी नजरियात थे, वो बिल्कुल जो है उससे उन्होंने डेविएट नहीं किया। दुनिया बदल चुकी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप स्टैटिक है। उन्हें आज भी लगता है कि ईरान उसी तरीके से जो 1988 की वॉर के अंदर था, आज का ईरान वैसे ही है। उन्हें लगता है कि जापान जो है वो फ्री राइडर है, वो इंडिया को जिस तरीके से आज कहते हैं, ये बड़े पुराने इनके नजरियात हैं। तो माने क्या डोनाल्ड ट्रंप बात बड़ी दुरुस्त जिद्दी है कि ये जिद्दी कहा इंसान है, जाता है डोनाल्ड कि ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये सारी जंग की है, ये एप्स्टीन फाइल से अपनी फेस सेविंग के लिए की। ये इसका एक बड़ा पहलू हो सकता है, लेकिन 100% ऐसे कह देना मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सूरत है। लेकिन इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि 2020 का जो मेमो की फाइल्स अभी निकली हैं ड्यूरिंग वॉर, अभी पिछले हफ्ते, वो उस खातून के इंटरव्यू पे मुश्तमिल है, जिस खातून ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर रेप का चार्ज लगाया कि 1980 की दहाई में जब वो माइनर थी, तो एप्स्टीन ने उसे डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करवाई, और न्यू जर्सी में जो कुछ हुआ उसने हॉरेंडस उसकी डिटेल जो है वो एफबीआई के साथ इंटरव्यू में शेयर की, जब उसका अक्टूबर 2019 में आखिरी इंटरव्यू किया गया। तो इसमें कोई शक नहीं, रजीम कंप्लिसिट है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कंप्लिसिट है। क्योंकि उन्होंने कहा कि ये डुप्लीकेटिव फाइल थी, हमें निकालना तो था, लेकिन हमारा ख्याल था ये फाइलें हमने पहले जो है रिलीज कर दी हैं, लेकिन अब हम बैच ऑफ फाइल ये जो 50,000 का रिलीज कर रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप इधर वे नहीं बच सकते। उनके पास सिर्फ और सिर्फ एमनेस्टी है उस वक्त तक जब तक वो व्हाइट हाउस के अंदर है। और मुझे लगता है कि इससे कम पे उन्होंने मोनिका लेविंस्की के केस में क्लिंटन को इम्पीच कर दिया था। लेकिन कांग्रेस के अंदर अभी भी अब कह लें थिन मेजोरिटी उनके पास सेनेट के अंदर है, और वो स्लिम मेजोरिटी खत्म हो सकती है जब नवंबर के इलेक्शन होंगे, क्योंकि सेनेट की 33% सीट्स के ऊपर कंटेस्ट होने जा रहा है। तो हाईली लाइकली है कि डोनाल्ड ट्रंप मेजोरिटी खो देंगे लोअर हाउस के अंदर, और अगर अपर हाउस के अंदर भी इस तरह की सूरत हाल बनती है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको इम्पीच कर लिया जाएगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो मुस्तकबिल है वो तो खतरनाक और एम्बिगुअस दिखाई देता है। जी उस्मान, डेफिनेटली। जी जी। उस्मान जाते जाते मुझे ये बता दें कि जो लास्ट मुलाकात हुई है मोदी साहब की नेतन्याहू के साथ, उस पर हमारी पाकिस्तानी अवाम फिक्रमंद भी है, और एक फिक्रमंद होने के साथ साथ हमारे जज्बे सबके बहुत बुलंद है। लेकिन एक कयास आराई की जा रही है कि ये मीटिंग जो है वो भारत की जानिब से जो अगला मिस एडवेंचर है पाकिस्तान के ऊपर, उसकी तैयारी है। आप क्या समझते इसमें जी जी डेफिनेटली इट मेक्स मच सेंस है। याद रखें, जो वाल्टन के अंदर यहाँ पे हमने ड्रोन को शूट डाउन किया था, वो इजरायली मेड थे। और हिस्ट्री के अंदर भी इस तरह की बड़ी चीज़ें हैं कि इसराइल और इंडिया का जो कनेक्शन है वो ढका छुपा नहीं है। और 2013 के बाद उसमें बहुत ज़्यादा जो है आप कह लें हैं? कि नुमाया तौर के ऊपर हमने देखा कि इन्होंने शोल्डर रब किए, और फिर उसके अलावा डील्स की। अभी भी देख लें, इंडिया वहाँ से डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बड़ा परचेज कर रहा है वेपन। और जो इजरायली वहाँ की लीडरशिप है वो समझती है कि उन्हें यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने चाहिए डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और इंडियंस को नौकरियां देनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को हर सूरत के अंदर इस जो नया नेक्सस बन रहा है, इवल नेक्सस है, जिसके अंदर यूनूद यहूद और हनूद का गठजोड़ है, इसको देखना पड़ेगा। याद रखें, दोनों की पॉलिसीज, दोनों का नैरेटिव, दोनों का बयानिया जो है वो एंटी पाकिस्तान है, और पाकिस्तान को एक पोटेंशियल थ्रेट के तौर के ऊपर वो फ्रेम करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तदर हलके हैं वो इस चीज़ को कोई इतना कैजुअली देख रहे होंगे। और इंडिया यही चाहता है पाकिस्तान को स्क्वीज करे। दोनों बॉर्डर अब हमारे इंगेज कर दिए हैं। एक तरफ से सिमेट्रिकल वॉरफेयर में जब छतरोल हुई, तो ए सिमेट्रिकल गुरीला वॉरफेयर के तौर के ऊपर उसने मोर्चा इराक अफगानिस्तान के अंदर बना लिया। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम्स जो हैं वो मेरे ख्याल में डेफिनेटली, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अल्लाह गॉड ना फॉरबिड, करे। जैसे आपने बात की। लेकिन याद रखें, जिस दुनिया में मैं और आप रह रहे हैं और जिस दुनिया में अपना हम देख रहे हैं सूरत हाल है, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हुआ जा सकता। क्योंकि हम भी डेफिनेटली जो है इस वक्त जो क्रॉस रोड के ऊपर है हमारा मुल्क है, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया। तो हमें काफ़ी हद तक जो है मुझे लगता है कि इस चीज़ को गौर से सोचना चाहिए, और अलायंसेस बनाने चाहिए, जो कि मुझे लगता है पाकिस्तान बनाने के लिए तैयार है।
और टर्की के साथ जिस तरीके से हमारा एक ताल्लुक है, और जिस तरह सऊदी अरेबिया कतर के साथ हम मिडल ईस्ट के अंदर हम रेलिवेंट हुए हुए हैं, मुझे हम्म। लगता है हमें इसे मजीद जो है वो बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और याद रखें फातिमा, सबसे पहले वो नीड टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट है। अगर एग्जैक्टली। मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी पॉलिटिकल, यहाँ के ऊपर जो वोलेटाइल सिचुएशन है जो मुसलसल चल रही है, दुश्मन इसको एक्सप्लॉइट करेगा हर सूरत के अंदर है। और जैसे आपने बात की इंडिया, इंडिया से कोई बैद नहीं, जब बार बार वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, ये जारी है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान नो डाउट हम मैनेज कर सकते हैं। और एक और बात जो आपने की, मैं उसके ऊपर भी आना चाहूँगा कि दुनिया में न्यूक्लियर थ्रेट 21% ऑफ प्रिडिक्शन मार्केट कहती है। फातिमा, मुझे लगता है ये थ्रेशोल्ड जो है ना, ये 21% से भी ऊपर जाएगा। उसकी वजह क्या है? एंटोनियो गुतेरेस जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में न्यूक्लियर आर्सेनल के चलने का जो खतरा अभी महसूस किया जा रहा है 2026 में, इससे पहले कभी नहीं था। और याद रखें वो न्यूक्लियर वॉच डॉग्स की इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो दुनिया खतरनाक लोगों के हाथों में चली गई है, वेपन खतरनाक लोगों के हाथों में है। फातिमा, मैं बहुत आपको बड़ी बताऊं, आपने बात कर दी है, बहुत बड़ी बात आपने की, हमने आपका बहुत टाइम पहली लिया पहली इस्लाम। टर्म में फातिमा, मैं एक लाइन आपको आखिरी बताऊं, जी। पहली टर्म में जब डोनाल्ड ट्रंप को अलॉन्ग विद हिलरी क्लिंटन ब्रीफिंग दी जा रही थी उस फुटबॉल ब्रीफ केस के बारे में, जिसको डी कोड करके वो दुनिया के किसी कंट्री पे न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं, तो उन्होंने उस ब्रीफिंग के अंदर 3 दफा पूछा था डोनाल्ड ट्रंप ने, इफ वी गॉट न्यूक्लियर वेपन व्हाई कांट वी यूज दैम। और अमेरिका की मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर किसी प्रेसिडेंट ने ब्रीफिंग में इस तरह के जवाबात नहीं या सवालात नहीं किए थे। तो मुझे लगता है ये बड़ी खतरनाक है कि दैट्स दुनिया के अंदर अलार्मिंग। न्यूक्लियर आर्सेनल ऐसे लोगों के हाथों में है। दैट्स अलार्मिंग। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान, आपके इन डेप्थ एनालिसिस का।